हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्र ठाकुर आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ाया था आपको। वैदिक काल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी हमने आपको ऋग्वेद हो गए, उसके पुराण्स हो गए, महाकाव्य हो गए, आपके वेदांश हो गए, सभी को हमने एक एक करके अच्छे से पढ़ा दिया है। जितने भी इनसे क्वेश्चन बनने थे सभी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है वो आपके वैदिक काल का सामाजिक जीवन था और आर्यों का किस प्रकार भारत में आगमन हुआ, वो सभी से रिलेटेड क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं भारत आर्यों का आगमन, कि भारत में आर्यों का आगमन कैसे हुआ था, आर्यों का आगमन। ठीक है, तो इस पर मेनली चर्चा की जाती है। ठीक है, देखिए बहुत से विद्वान हुए, सभी विद्वानों का अलग अलग मत था कि किस प्रकार जो आर्य थे वो उन्होंने भारत की इस भूमि पर आगमन किया था। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा अलग अलग विद्वानों में से एक विद्वान है जिनका नाम है मैक्स मुलर। ठीक है, मैक्स मुलर नाम है इनका। तो इनके मत को काफ़ी ज़्यादा मान्यता मिली है, इनके मत को काफ़ी ज़्यादा मतलब इस संदर्भ में कि भारत में आर्यों का आगमन किस प्रकार हुआ है, इस संदर्भ में इनका जो मत था उनको काफ़ी ज़्यादा मान्यता मिली है। ठीक है, तो इनका कहना था कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से भारत में आए थे। मध्य एशिया से आके वो क्या किया, उन्होंने जो सप्त सिंधु नदियाँ हैं, जो सप्त सिंधु के तात्पर्य मेरा ये है कि पंजाब और हरियाणा के बात की जाती है। ठीक है, सब सिंधु की अगर बात आ जाए तो सब सिंधु का मतलब हुआ कि पंजाब और हरियाणा, यानी वो पंजाब और हरियाणा में आके आपके बस गए थे, ये आप कह सकते हैं, या सिंधु नदी किनारे उन्होंने अपना डेरा लगा लिया था। तो मध्य एशिया हो गया। तो मध्य एशिया से इनका कहना था, किस आधार पर कह रहे हैं कि मध्य एशिया से ये जो आ रहे हैं वो भारत में यानी सब सिंधु के किनारे आके बस गए थे, ये किस आधार पर कहते हैं। देखिए एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गया, एक सर्वे किया गया जिसमें एक M17 नाम की अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी M17 नाम की अनुवांशिकता। ठीक है, सेकेंड स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, M17 नाम का अनुवांशिकी। ठीक है, यानी हेरिडिटी इसको आप बोलते हैं। तो M17 नाम की अनुवांशिकी जो है, अनुवांशिकता जिसकी बात करते हैं हम, ये ज़्यादातर 40% तक जो मध्य एशिया के 40% लोगों में, मध्य एशिया के जो 40% पॉपुलेशन है यानी लोग हैं, उसमें ये अनुवांशिकता देखने को मिला गया है। उसी प्रकार भारत की बात करें तो भारत में जो दिल्ली में जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो भारत में दिल्ली में हिंदी बोलने वाले लोगों में, दिल्ली में हिंदी बोलने वाले लोग जो हैं, हिंदी बोलने वाले लोग, उनमें 35% लोगों, उन सभी 35% लोगों में ये अनुवांशिकी देखने को मिली है। इस आधार पर उन्होंने कहा कि जो भारत के जो निवासी हैं, जो आर्य हैं, ये मध्य एशिया से आए थे। उसी प्रकार दो आपके अन्य नाम बनते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, उनके बारे में जान लीजिए कि आपके स्वतंत्रता सेनानी और एक आपके समाज सुधारक थे। तो सबसे पहले एक बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। ठीक है, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, बाल गंगाधर तिलक एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इनका जो मत है कि जो इनका कहना है कि जो आर्य लोग हैं ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, से आए थे। उसी प्रकार आपके दयानंद सरस्वती हैं, दयानंद सरस्वती, ये एक समाज सुधारक थे। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा इनके सरस्वती। ठीक है, ये जो है इनको कहना है कि ये जो आर्य लोग हैं तिब्बत के निवासी थे, तिब्बत से आए थे, समझ लीजिए। तो इस प्रकार अलग अलग मत थे, अलग अलग विद्वान थे, इन्होंने अपने अपने मत दिए। मैक्स मुलर का सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा ये मान्यता मिलती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि अब ये तो आपका हो गया कि आर्यों का किस प्रकार आगमन हुआ था। उसी प्रकार जो आर्यों की भाषा की बात कर लेते हैं। तो आर्यों की जो भाषा थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर एक साथ ही इरेज करूँगा। जो आर्यों की जो लैंग्वेज थी यानी भाषा थी वो संस्कृत बोली जाती थी। जो उनकी भाषा थी संस्कृत थी। ठीक है, क्या थी? संस्कृत। ठीक है, इनको संस्कृत भाषा थी और संस्कृत माना जाता है कि देवताओं की भाषा है। ठीक है, इसलिए आर्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम जो भाषा बोलते हैं, जो लैंग्वेज बोलते हैं वो देवताओं की लैंग्वेज है, इस प्रकार हम सर्वश्रेष्ठ हैं।
ठीक है। तो ये आप एक चीज़ याद रखें, ठीक है। और जैसे प्रकार मैंने बोला कि ये सब सिंधु आर्य लोग आए थे, कहाँ ये निवास किया इन्होंने, तो निवास किया इन्होंने सप्त सिंधु के किनारे। सप्त सिंधु के किनारे का सेंस का मतलब हुआ पंजाब और हरियाणा की बात हो रही है। देखिए क्यों, पंजाब और हरियाणा में जानते हैं कि 5 नदियाँ है, तो पंजाब हो गया, हरियाणा में 2 नदियाँ निकलेंगी, तो उस प्रकार ये हो गई हरियाणा होगा। तो सप्त सिंधु की बात करते हैं पंजाब हरियाणा, यानी पहले तो पता ही है आपको कि पंजाब हरियाणा हिमाचल एक राज्य हुआ करता था। अभी जो जब राज्यों का विभाजन हुआ भाषा के आधार पर, तब ये हरियाणा और पंजाब अलग हुआ, तो सप्त सिंधु पंजाब का ही इलाका हुआ करता था, ठीक है। तो 5 नदियाँ और 2 सहायक नदियाँ होती थी उसकी। तो उन नदियों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि वैदिक काल में उन नदियों का क्या नाम था और वर्तमान में क्या नाम है, क्योंकि एग्जाम में देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो चलिए सब एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देख लेते हैं। सबसे पहले इरेज करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, लिखते जाऊँगा कंटिन्यू, ठीक है। सबसे पहले आता है सिंधु नदी। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का वर्तमान नेम भी अभी भी इसका नाम सिंधु ही है, और पहले भी इसका नाम सिंधु ही हुआ करता था। यानी वैदिक काल में भी इसको सिंधु नाम से ही जाना जाता था, और अब भी इसको आप सिंधु नदी से कहेंगे। दूसरा आता है आपका आस्कनी, ठीक है। आस्कनी आती है, ये आस्कनी जो है आपकी, ये आस्कनी नदी किस नदी का नाम है, देखिए ये चिनाब नदी है, ठीक है। चिनाब नदी को आस्कनी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। थर्ड आता है आपका बिपाशा, ठीक है। तो बिपाशा नदी जो वर्तमान नेम इसका क्या है, ब्यास। उसी प्रकार आपका आता है बितिस्ता। बितिस्ता नदी आती है जिसका फिलहाल नाम है झेलम, ठीक है। और उसी प्रकार आता है एक परुष्णी नदी आती है जिसका वर्तमान नेम है रावी, ठीक है। उसी प्रकार छठी आती है आपकी स्तुदरी नदी आती है, जो इसका नाम है सतलज, जो वर्तमान नेम है इसका आप सतलज नदी के नाम से जानते हैं। और सातवां आपका आता है सरस्वती नदी, जो अभी के टाइम में तो विलुप्त हो गई है, ठीक है, विलुप्त हो चुकी है, ये नदी दिखती नहीं है। सरस्वती नदी बोल रहे हैं, इसको दृष्टवाती नदी बोले, दृष्टवाती यानी जो दिखाई नहीं दे रही है अभी, मतलब गायब हो गई है। तो सरस्वती नदी को वर्तमान नेम जो है घग्गर, जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये 7 नदी हैं। सब सिंधु का सेंस का मतलब हुआ था कि जो सिंधु नदी और घग्गर नदी है, बाकी अन्य की सहायक नदी है। जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाणा में ही ये सरस्वती नदी थी, हरियाणा में ही विलुप्त हुई है, हरियाणा में ही बहती थी। और बाकी देखिए सिंधु हो गई जो आपके पाकिस्तान, पंजाब, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है। तो इसके बीच वाला इलाके में 5 नदियाँ मिलती हैं पंजाब, जो आपकी सहायक नदियाँ हैं इनकी, ठीक है। तो इन्हीं के इलाके में आके क्या हुए थे, आर्य आके बस चुके थे, और इनकी जो भाषा थी संस्कृत थी, और संस्कृत जो देवताओं की भाषा मानी जाती है, और जिस प्रकार इसे अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। ये हो गया। और चलिए इसको रेज करता हूँ। इसके बाद का जो उसी प्रकार इस प्रकार ये हुआ, सब सिंधु के बसे कुछ आके मध्य प्रदेश में बैठे, मध्य प्रदेश यानी मध्य देश जिसको हम बोलेंगे। तो कुछ आर्य जाके मध्य देश में बस गए। मध्य देश क्या हुआ, ये हिमाचल और विंध्याचल, हिमालय आएगा, हिमालय और विंध्याचल है ना, हिमालय, ठीक है, हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच वाला जो इलाका था, पर्वत का के बीच वाला इलाके को आप, बीच वाला एरिया जो हो गया, इलाका हो गया, इसको आप क्या बोल रहे हैं, मध्य देश बोलते थे इलाका को, मध्य देश या मध्य प्रदेश। उसी प्रकार आपका एक ब्रह्म ऋषि होता है, ठीक है। ब्रह्म ऋषि देश जो है ये आपका गंगा और यमुना, गंगा यमुना का जो द्वाब है या उसके आसपास का क्षेत्र है, द्वाब या आसपास का क्षेत्र, पास के क्षेत्र को बोला जाता था। ठीक है, तो ये तो आपके होगा कि कहाँ कहाँ वाकई बसे थे। सबसे पहले सप्त सिंधु में बसे, मध्य देश हो गया आपका, और ब्रह्म ऋषि देश हो गया, इन देशों में बसे। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य नदियों के बारे में कि जिसको क्या क्या बोला जाता था। ठीक है, एक नदी थी गंडक नदी, अभी भी है, आप देखते होंगे वर्तमान में है गंडक नदी। इसको सदा नीरा बोला जाता था, उस ऋग्वेदिक काल में इसको सदा नीरा नाम की, सदा नीरा से बहुत ज़्यादा फेमस थी, आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब आगे देखते हैं जनजातीय संघर्ष के बारे में, कि जब ये मान लीजिए जब ये आए होंगे तो आपको जिस प्रकार आप जानते हैं कि मध्य एशिया के लोग थे जो आ रहे थे, कहाँ के थे, मध्य एशिया के थे। तो मध्य एशिया के लोग होंगे तो यहाँ जिस मान लीजिए कोई भी आदमी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो वहाँ पर अगर कोई कहीं से कोई पलायन करता है, जहाँ पर जाके बसता है, तो वहाँ पर तो कुछ लोग होंगे ही जिनकी संस्कृति अलग होगी, तो दोनों के बीच में संघर्ष हो सकता है। तो जनजातीय संघर्ष इसी को बोलते हैं। जनजातीय संघर्ष की बात करते हैं, जनजातीय संघर्ष। तो जनजातीय संघर्ष की बात करें, जब आर्य लोग भारत में आए, मध्य एशिया से भारत में आगमन किए, तो उस वक्त में जो आपका ये मध्य एशिया जो आपका भारत का जो था यानी सिंधु प्रदेश जो थे आपके, तो वहाँ पर दो प्रकार की जनजातियाँ थी, एक दास, एक दूसरा आपका दासियों। ठीक है, ये दो प्रमुख जनजातियाँ थी। ठीक है, तो दास का उत्पन्न कहाँ से होता है तो आप देख लेते हैं। ठीक है, भरत वंश का राजवंश, देखिए भरत वंश का जो राजा थे, यानी भरत वंश के जो उस वक्त राजा थे, जो भरत के नाम से भारत का नाम पड़ा है, तो भरत वंश का राजा का नाम था, भरत वंश के राजा भरत वंश के जो राजा थे देवोदास, इनका जो युद्ध होता है किसके साथ, शंबर के साथ। किसके साथ, देखिए भरत वंश के राजा का युद्ध होता है शंबर के साथ। तो क्या होता है कि इन्होंने शंबर को पराजित कर दिया, जो भरत वंश के राजा देवोदास ने क्या किया, शंबर को पराजित कर दिया। ठीक है, शंबर को पराजित किया, तो देखिए यहाँ पर इनके नाम में एक दास आता है। देखिए पराजित करने के बाद अब बात करते हैं एक दास की उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इनका युद्ध होता है शंबर के साथ, तो शंबर भी पराजित हो जाता है। ठीक है, शंबर भी अपने कबीले का राजा होता था। ठीक है, तो दास की उत्पत्ति, जो दास जनजाति है, इनके देवोदास से उत्पत्ति होती है। ठीक है, दूसरी जनजाति दस्यु की बात करें आप। ठीक है, दस्यु की बात कर लें। जो दस्यु थे ये आपके मेन कह सकते हैं मूल निवासी, ये जो दस्यु थे ये भारतवर्ष के जो भारत है अभी उसके मूल निवासी थे। ठीक है, मूल निवासी थे ये दस्यु, क्या थे, मूल निवासी थे। दस्यु का युद्ध होता है किसके साथ, आर्यों के राजा के साथ युद्ध होता है इसका, आर्यों के राजा से युद्ध होता है, युद्ध होता है। ठीक है, और इनको हराने के बाद वो त्रिदस्यु कहलाए, याद रखिएगा। ठीक है, इनको हराने के बाद, इनको दस्यु को हराने के बाद आर्यों के राजा त्रिदस्यु कहलाए। ये त्रिदस्यु जो थे ये दासों के प्रति क्या थे, ये दासों के प्रति उदार थे और ये बार बार दस्युओं को, जो दस्यु थे इन लोगों को ये हत्या किया, और ऋग्वेदिक काल में बार बार दस्यु का ही हत्या करने का जिक्र किया गया है, दास की हत्या का कहीं भी वर्णन नहीं है। तो आप ये बात याद रख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आप याद रखेंगे जो भरत वंश के राजा थे। ठीक है, भरत वंश के राजा दसराग युद्ध, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि ये युद्ध याद रखिएगा, ये बहुत बड़े एग्जाम में आता है, दसराग युद्ध। ठीक है, ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था ये पूछता है। ठीक है, दसराग युद्ध। तो ये भरत वंश के राजा उनका नाम था सुदास नाम था। ठीक है, भरत वंश के राजा, और 10 राजाओं के बीच में हुआ था, और 10 राजाओं के बीच में हुआ। ठीक है, और किस नदी किनारे हुआ, तो पुरुषनी नदी, पुरुषनी नदी, पुरुषनी जो है, पुरुषनी लिख रहा हूँ, जिसको आप अन्य नाम बताता हूँ, रावी नदी है ना, रावी नदी के किनारे हुआ था। याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नदी का नाम ही पूछता है, किस नदी के किनारे दसराग युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इस नदी किनारे युद्ध हुआ था। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, पुरुओं और भरत वंश की मित्रता के कारण ही कुरु वंश की स्थापना होती है।
कुरु वंश की स्थापना होती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपके किस प्रकार जनजातीय संघर्ष हुए थे जब ये। अब देखते हैं ऋग वैदिक काल का सामाजिक जीवन किस प्रकार था। जब जनजातीय संघर्ष के बारे में हमने पढ़ लिया है और सामाजिक जीवन देखते हैं। देखिए सामाजिक जीवन से आप ध्यान रखिएगा, जो ऋग वैदिक काल का सामाजिक जीवन था इसमें क्या था कि स्त्रियां जो थी वो सभा और समिति में भाग ले सकती थी, यानी शामिल हो सकती थी। ठीक है, दूसरी वो अपने पति के साथ यज्ञ में आहुति दे सकती थी। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए जैसे कि मैंने बताया था, जो अर्थवेद था या मनुस्मृति थी उसमें स्त्रियों की दशा जो है सही नहीं बताई गई थी। लेकिन सामाजिक जीवन था, वैदिक काल की बात करते हैं कि उसमें सामाजिक जीवन में देखिए यही जो दशा है स्त्रियों की, ये उत्तर वैदिक काल में बिगड़ जाती है। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि स्त्रियों की दशा जो है शूद्र के समान हो जाती है, उनको पूजा पाठ में अनुमति नहीं थी भाग लेना। ठीक है, तो सामाजिक जीवन में वैदिक काल की बात हो रही। तो वैदिक काल में कि सामाजिक जीवन बहुत अच्छा था। सभा समिति में भाग ले सकती थी और पति के साथ यज्ञ दे सकती थी, यज्ञ में आहुति दे सकती थी। ठीक है, और सभा और समिति क्या है, देखिए तीन प्रकार के सामाजिक था, वहाँ समाज था। एक सभा, ये जो सभा था ये निम्न वर्ग के लोगों, यानी छोटे जो लोग होते हैं, गरीब टाइप के कह सकते हैं, निम्न वर्ग के लोगों के लिए ये संगठन था। वर्गों के लोग इसमें बैठते थे और आपस में सलाह मशवरा कह सकते हैं, बैठकर किसी बात पर चर्चा करते थे। तो सभा होता था निम्न वर्ग के लोगों का। ठीक है, समिति क्या दें तो आपकी जो होता है समिति एक उच्च वर्ग के लोगों के लिए था, यानी जो साहूकार लोग थे उनका था। वर्गों के लिए, वर्गों का संगठन टाइप कह सकते हैं या ग्रुप कह दीजिए। ठीक है, एक होता है विद्य होता है, तो इसमें ये भी एक तरह का ही संगठन था जिसमें बैठ के अपना सलाह मशवरा। इसमें क्या था कि सभा और समिति दोनों लोग, जो सभा में जो भाग लेते थे वो लोग, और जो समिति में सभा और भाग लेते थे वो लोग। सभा और समिति वाले, समिति के दोनों लोग भाग लेते थे। तो एग्जाम्पल लिए आप सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए सभा की बात करते हैं तो जैसे बताया कि वो थोड़े गरीब वर्ग के लोग थे। तो गरीब वर्ग के लोग में जैसे आपके छोटे मोटे कह सकते हैं व्यापारी हो गए, मजदूर वर्ग के लोग हो गए। तो मजदूरों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती थी वो वहाँ सभा में बैठ डिस्कशन कर सकते थे। और जो समिति की बात करते हैं तो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, राजा महाराजा, मंत्री वगैरह सभी, जैसे अभी हाल में फिलहाल की बात करते हैं। तो देखिए जिस प्रकार भारत में देखते हैं कुछ वर्ग है जो उच्च वर्ग है, तो वो आपस में अपने बिजनेस से रिलेटेड बातें करते होंगे, तो वहाँ पर निम्न वर्ग के लोग भाग नहीं लेते हैं। उसी प्रकार सभा और समिति जो विद्य था, तो इसमें क्या था कि अगर आप किसी एक राज्य की बात करते हैं, आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं या आप स्टेट गवर्नमेंट की ही बात कर लेते हैं, उन्होंने अपने कोई जो लागू करना, कोई भी ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करेगी अपने स्टेट के भलाई के लिए, तो यहाँ के लोगों में जो निम्न वर्ग के लोगों के साथ साथ उच्च वर्ग के लोगों को हितों का ध्यान में रख के ही वो कर देगी। ठीक है, तो इसलिए तो क्या करेगी, सलाह मशवरा करेगी। तो जो सभा से लोग होंगे और समिति से लोग होंगे तो सभी उस बैठक में शामिल होंगे और उनसे सलाह मशवरा करके ही कोई काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए इसका सामाजिक जीवन इस प्रकार था। स्त्रियों की दशा की हो गई। इसी टाइम में एक बात कर लेते हैं, तो सती प्रथा, प्रदा प्रथा की बात कर लेते हैं। प्रदा प्रथा जो था ये नहीं हुआ करता था। ठीक है, प्रदा प्रथा की बात कर ले, सती प्रथा की बात कर ले, ये नहीं था। ना ही इस वक्त में आप कह सकते हैं कि जो लड़कियां थी तो उन पर जो कोई किसी पूजा पाठ पर रोक टोक नहीं था, यानी कह सकते हैं पूजा पाठ पर रोक टोक नहीं था। ठीक है, टोक नहीं था। ठीक है, ये हो गया। और शिक्षा का, स्त्रियों की शिक्षा के लिए महत्व था। ठीक है, स्त्रियों की शिक्षा को महत्व दिया जाता था। ठीक है, और इसी प्रकार कह सकते हैं जो ये समाज था आपका पितृस्तात्मक था। ठीक है, जो पुरुष स्तात्मक की बात करें या पितृस्तात्मक की बात कर लेते हैं, सेम चीज़ है। तो पितृस्तात्मक की बात करते हैं, स्तात्मक
पितृस्तात्मक था, यानी कह सकते हैं कि पिता से ही राय सलाह मशवरा की अनुमति लेके ही कोई काम किया जाता था, या बात समझ सकते हैं। तो पितृस्तात्मक मतलब होता है कि पिता से ही कोई भी बात के बारे में करके ही आगे कुछ किया जाता था, पितृस्तात्मक था। आज के समाज की बात कर लेते हैं तो वो भी अगर देखें तो एक तरह से पुरुष स्तात्मक अभी भी है और पितृस्तात्मक भी अभी भी है। जैसे कि अभी कभी भी आप स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो पिता का नाम पूछा जाता है, ना कि माता का, ठीक है। तो धीरे धीरे अब सिस्टम सुधार हो रहा है, हो जाएगा टाइम से। तो इस प्रकार ये पितृस्तात्मक था, ये आप याद रखिएगा। एक होती थी आमूज, आमूज नाम की स्त्री हुआ, आमूज नाम की स्त्री कह रहा हूँ मैं, आमूज नाम का एक वर्ग था जो जिसमें जो स्त्रियाँ आजीवन अविवाहित रहती थी, अविवाहित रहती थी, उनको आमूज कहा जाता था, ठीक है। इन लोगों का जो प्रमुख फसल थी, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करता हूँ। जो प्रमुख फसल थी वो जौ था, ठीक है, प्रमुख फसल जो थी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये समाजी जीवन से रिलेटेड आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे मैंने बता दी है। अब चलते हैं कुछ आर्थिक जीवन के बारे में भी देख लेते हैं इनके, ठीक है। तो जैसे हमने सामाजिक जीवन पढ़ा उसी प्रकार आर्थिक जीवन के बारे में देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। आर्थिक जीवन, देखिए आर्थिक जीवन की बात करते हैं, देखिए क्या है। तो देखिए ये जो आपका ऋग्वैदिक काल था, इसमें आर्थिक जीवन क्या था, इन लोगों का जो आर्थिक की बात करते हैं, यहाँ का जो मुख्य जो पेशा था वो कृषि या कृषि पर आधारित था और पशुपालन पर आधारित था, यानी कृषि और पशुपालन पर इनका जो जीवन था आधारित था, ये आप याद रखिएगा। यानी जो इनका प्रमुख जो जीवन था कृषि और पशुपालन पर जो प्रमुखली बात करें, प्रमुख आधारित था, ठीक है। बाकी लोग कई अलग व्यापारी भी थे, ठीक है, उनका अलग अलग था, लेकिन जो प्रमुख की बात करें, अभी भी हमारे भारत की जो GDP है इसमें कृषि का बहुत बड़ा एक रोल प्ले है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेट हैं, जैसे पंजाब का स्टेट की बात करें तो पंजाब स्टेट में कृषि से बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि GDP में हिस्सा है, पंजाब स्टेट की बात करते हैं। उसके बाद बिहार स्टेट की बात करें, बिहार तो लगभग पूरा कृषि पर ही आधारित GDP है उसकी, और भारत में भी काफ़ी ज़्यादा कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो उस समय में कृषि और पशुपालन था जो कह सकते हैं आर्थिक जीवन बहुत ज़्यादा प्रमुख कह सकते हैं हिस्सा था एक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। देखिए जो गाय थी, गाय का बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं गाय को पूजनीय मानते थे लोग। इस जो वैदिक काल में जो गाय को पूजनीय मानते थे, यानी गाय जो थी एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि शुभ मानी जाती थी, या पूजनीय से याद रखता हूँ, गाय पूजनीय मानी जाती थी, उसका बहुत ज़्यादा आदर किया जाता था, मानी जाती थी, ठीक है। पूजनीय मानी जाती थी मतलब होगा कि उसकी पूजा भी करते थे लोग, उसका आदर सम्मान होता था। अभी भी हमारे हिंदू धर्म में देखते होंगे, आज के समय वर्तमान में भी गाय की पूजा की जाती है। बहुत से ऐसे हम लोग पूजा पाठ में गाय के गोबर का यूज होता है। जब शादी विवाह होता है तो उसमें एक तिलक नाम की रस्म होती है, जिसमें एक चनामृत नाम का प्रसाद बनाया जाता है, जिसमें गौमूत्र का थोड़ा अंश मिलाए जाते हैं। तो उस समय भी देखो वैदिक काल की जो परंपरा तो थी ही गाय के बारे में इतनी धन्य थी, लेकिन आज के समाज में भी अगर हम बात करें, हमारा समाजी जो जीवन है अभी हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में गाय एक बहुत कह सकते हैं कि पूजनीय है, ठीक है। उस समय भी थी, तो उसी प्रकार जो गाय पूजनीय थी और गाय का बहुत आदर था, तो गाय इसी से ही बहुत सी चीज़ें मतलब नाम रखी गई थी। जैसे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गोहना जो बोला जाता था, गोहना यानी अतिथि को गोहना बोला जाता था, ठीक है। अतिथि को गोहना कहा जाता था, ठीक है। गोहना बोला जाता था अतिथि को, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। उसी प्रकार आपको गोधन की बात करें हैं तो गोमत की बात करते हैं तो ये धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था, धनी व्यक्ति को, ओके। गोमत गोहना आपकी अतिथि हो गई, गोमत आपकी क्या हो गई, धनी व्यक्ति हो गया। गोधूली की बात करते हैं, गोधूली की बात कर लें तो गोधूली जो होती हैं ये आपके संध्या के समय को बुलाया जाता था, संध्या का समय जो होता था, संध्या का समय, ठीक है। उसी प्रकार आपका एक अधन्य
जो ना मारे जाने वाली गाय को बोला जाता था। ना मारे जाने वाली जो गाय होती थी, ना मारी जाने वाली गाय, वो अधन्य हुआ करती थी। ठीक है, उसी प्रकार एक होता है गविष्ठ। गविष्ठ ये गाय का जो रक्षक था, गाय के रक्षक को गविष्ठ, यानी जो राजा का प्रमुख काम जो बात कर सकते हैं वैदिक काल में, वो गाय की रक्षा करना ही हुआ करता था, इसलिए राजा को गविष्ठ भी, इसको राजा को गविष्ठ भी कहा जाता था। ठीक है, तो गाय का रक्षक जो होता था वो गविष्ठ होता था, ये आप याद रख सकते हैं, इससे ये इंपॉर्टेंट बनता है। और आर्थिक जीवन में जाइएगा तो इसमें क्या होता है, देखिए इस समय बुनकर लोग हुआ करते थे, बुनकर, जुलाहा, चमरकार, जो चमरकार की बात करते हैं, जो चमड़े के जूते वगैरह सिलते थे, वो सब। बढ़ई की बात करें, रथकार कर लें, ये सभी हो जाते हैं, आ जाते हैं आपके बढ़ई, रथकार, ये सभी जो लोग थे, ये इनका आर्थिक जीवन की बात करें, इन सब काम पर भी डिपेंडेंट थे। ठीक है, ये तो आपका तो ये सभी हो गया आपका क्या कि आर्थिक जीवन किस प्रकार था, तो ये सभी चीज़ें हो गई। चलिए अब देखते हैं कुछ राजनीतिक जीवन कि किस प्रकार का राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था। तो आर्थिक जीवन हो गया, अब राजनीतिक जीवन के बारे में देखते हैं किस प्रकार का राजनीतिक जीवन था। राजनीतिक होगा। तो आर्थिक जीवन हो गया, अब चलते हैं देखते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में किस प्रकार, जो वैदिक काल का राजनीतिक जीवन किस प्रकार था, इसके बारे में भी देखते हैं राजनीतिक जीवन। ठीक है, देखिए जो वैदिक काल था ये कबीलों में क्या था, विभाजित था, है ना। तो कबीलों का जो सरदार हुआ था उसको राजन कहा जाता था। तो इनका जो कबीलों का सरदार यानी राजा या राजन कहलाता था, राजन या राजा कहलाता था, यानी कहलाता था। एक सेकेंड, तो आप समझ गए होंगे। देखिए जितने उस टाइम क्या था, छोटे बड़े बहुत कबीले हुआ करते थे, हर एक कबीले का एक अपना सरदार हुआ करता था। उनके कबीलों का जन भी, देखिए कबीलों को जन भी कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो उनका अपना एक कह सकते हैं कि राजा, उसको राजन या राजा कहा जाता था। ठीक है, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। देखिए इसी प्रकार इसमें बात कर लें, देखिए अनेक कुल मिलकर किस प्रकार कबीलों का निर्माण कैसे होता था, सुनिए कि अनेक कुल मिलकर, जिसका प्रधान कुलपति होता था, कुलपति की बात करें, प्रधान को कुलपति बोलते थे। ठीक है, तो कुल मिलकर क्या निर्माण करते थे, एक ग्राम। ठीक है, ग्राम होता था। ठीक है, या ग्रामपति बोलेंगे इसको, जिसका जो मतलब मुखिया हुआ था ग्रामपति या ग्रामीणी कहा जाता था। ग्रामपति या ग्रामीणी उसको बोला जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे ग्रामपति या ग्रामीणी कहा जाता था, याद रखिएगा। उसी प्रकार बहुत अनेक ग्राम मिलकर विष बनते थे। ठीक है, अनेक विष एक कबीला या आपका जन, जिसका सरदार राजा या राजन होता था। ठीक है, ये समझिएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे एक चीज़, इसमें देख लीजिए, इसका विष को विषपति भी कहा जाता है। ठीक है, जिसके सरदार को विषपति कहा जाएगा। तो चलिए ये हो गया आपका। ठीक है, सभा और समितियों के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया था। सभा और समिति जो इस पर इनके राजनीतिक जीवन में सभा और समिति बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था उस टाइम, क्योंकि इनमें संख्याएं जो थी सभा में भी बहुत ज़्यादा थी, समिति में पैसों का वर्ग, जो पैसे वाले लोगों का वर्ग था, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती थी। इसलिए हर एक राजा जो उस टाइम में होता था, कबीले का जो सरदार हुआ करता था, वो सभा और समिति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने ओर कह लें या उनसे मिलजुल कर रहा करता था, अपने ओर आकर्षित करता था, अपने ओर आकर्षित या उनसे मिलकर रहता था, या हमेशा उनका सहयोग चाहता था। देखिए अलग अलग हो जाएगा, सभी अलग चीज़ें हैं। ठीक है, समझ लीजिए।
अगर राजा होगा तो सभा और समिति के लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, तो ये सभा और समिति उनकी तरफ आकर्षित होंगे। अगर ये बात की बात करें, अगर उनकी ओर मिल कर रहता, उनसे मिल कर रहता था, क्यों मिल कर रहता था? अगर उनके सहयोग पाने के लिए उनसे हमेशा मिलजुल कर रहा करता था, उनके बातों को, उनके दुखों को, उनके समस्याओं को सुना करता था और वो उनको हल भी किया करता था। तीसरी अगर धारणा देखे थे हम, सभा और समितियों का हमेशा वो क्या करता, सहयोग अपने लिए चाहता था। हर एक राजा, जो कबीले का राजा होता था, वो सभा और समितियों का सहयोग चाहने की इच्छा रखता था। ठीक है, ये बात अब याद रहे। अभी भी आप देखते होंगे कि जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, तो चुनाव के टाइम में क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है अपने क्षेत्र में, तो अपने देखता है कि हमारे क्षेत्र में किन लोगों की जो बहुलता ज़्यादा है, यानी कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो अगर दलित लोगों की बहुलता ज़्यादा है तो दलितों की बात करेगा, पिछड़ों की बात करेगा। अगर कुछ अन्य अगर कह सकते हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, अगर वहाँ पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात हो रही है, तो बहुजन या उसकी बात हो रही है तो उनकी बात करेगा। ठीक है, कि माइनॉरिटी की बात करेगा, उनके मुद्दों को उठाएगा ताकि उनको वोट मिले, उनके पक्ष में आ पाए। तो इसी प्रकार पहले भी हुआ करता था, इसी प्रकार ही हुआ करता था कि जो राजा होता था वो सभा और समितियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अलग अलग लुभान दिया करते थे। ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक बलि कर होता है। ठीक है, उस टाइम राजनीतिक जीवन में एक बलि कर हुआ करता था। तो बलि कर क्या था? जो लोगों द्वारा राजा को ऐच्छिक दिया गया कर, ऐच्छिक यानी इच्छा से अनुसार कह सकते हैं, ऐच्छिक दिया गया कर। ठीक है, ये हो गया आपका बलि कर। ठीक है, राजा अगर आंतरिक अपने प्रदेश के यानी जो भी जन था, उनके आंतरिक जो भी प्रॉब्लम थे, समस्याओं को सोल्व करने के लिए वो सलाह मशवरा पुरोहित से किया करता था। पुरोहित, उनके राजनीतिक जीवन में पुरोहित की बात करें, पुरोहित की बहुत ज़्यादा योगदान था, पुरोहित का योगदान था। ठीक है, इनसे सलाह मशवरा करके ही अपने समाज के लिए वो काम करता था, जो भी राजन हुआ करता था। तो दो ही ज़्यादा उस वक्त में दो पुरोहित ज़्यादा थे। एक थे वशिष्ठ और एक आपके थे वशिष्ठ से एक थे विश्वामित्र। ठीक है, तो जो विशिष्ट थे ये ज़्यादा क्या थे, रूढ़िवादी थे। ठीक है, अपने परंपराओं को लेकर चलते थे। ये थोड़े उदारवादी थे। ठीक है, ये थोड़ा सुधार करने में विश्वास रखते थे। ठीक है, ये तो आपके राजनीतिक जीवन का हो गया, किस प्रकार वैदिक काल का राजनीतिक जीवन किस प्रकार था, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, चलते हैं अब धार्मिक जीवन के बारे में देख लेते हैं, धार्मिक जीवन किस प्रकार था। चलिए अब देखते हैं धार्मिक जीवन, वैदिक काल का धार्मिक जीवन किस प्रकार था, उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार सामाजिक जीवन था, राजनीतिक जीवन था, आर्थिक जीवन था, उसी प्रकार धार्मिक जीवन की बात करते हैं। तो जब आप बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में, तो वैदिक काल में जो 33 देवताओं के बारे में हमको देवताओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, कुछ प्रमुख देवताएं हैं, उनके बारे में जान लेंगे। ठीक है, इंद्र का जो स्थान था धार्मिक जीवन में, इंद्र देवता का जो स्थान था वो सबसे प्रमुख स्थान था, सबसे ऊंचा कह सकते हैं, ऊंचा या प्रमुख था। ठीक है, इनका वैदिक काल में जिक्र 250 बार होता है, 250 बार इनका ऋग्वैदिक जो आपका ग्रंथ है उसमें इनका 250 बार इनका नाम आता है। इनको पुरंदर कहा गया है, मैंने बताया भी था आपको, वैदिक काल में बताया था मैंने। पुरंदर कहा गया है, पुरंदर यानी किला तोड़ने वाला कहा जाता है, किला तोड़ने वाला कहा गया है इनको। बहुत ही शक्तिशाली देवता माने गए हैं, इंद्र को बहुत शक्तिशाली देवता माना गया है। ये बादलों के देवता भी इनको कहा गया है, बादलों का देवता, क्योंकि इनकी इच्छा के अनुसार ही बारिश वगैरह हुआ करती थी, यानी जो वर्षा होती थी, इनके पूजन होता था या पूजा पाठ करने पर वर्षा होती थी। तो उस वक्त जो वैदिक काल में ये धारणा थी कि इंद्र की पूजा करने से वर्षा हुआ करता था। ठीक है, तो बादलों के देवता है और वर्षा करते थे, ये मानते थे लोग, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा स्थान अग्नि का आता है। ठीक है, अग्नि का आता है जो 200 बार ऋग्वेद में इनका जिक्र होता है, 200 बार अग्नि आकी देवता है। ठीक है, उसी प्रकार आपका आता है सोम देवता आते हैं। ठीक है, सोम देवता जो वनस्पति के देवता माने गए हैं। ठीक है,
याद रखिएगा क्यों कौन सा देवता किस से रिलेटेड है। वनस्पति के देवता यानी पर्यावरण के देवता कह सकते हैं आप। एक आपके पेड़ पौधों की देवता की बात कर लेते हैं, सोम देवता, उन्हीं के बारे में होगा, ठीक है, बात होगा, ठीक है। मारुत थे, एक मारुत, एक पवन की बात होती है, पवन देवता हैं जो आपके, पवन देवता जो मारुत थे, ठीक है। आंधी तूफान से रिलेटेड जो देवता थे वो प्रकार आप कहते हैं पूषण, पशुओं के देवता, ठीक है। उषा आता है, उषा देवता आते हैं जो प्रगति और उत्थान के देवता हैं ये। तो ये प्रमुख कुछ देवताएं जो थे उस धार्मिक जीवन के हुआ करते थे, जो धार्मिक जीवन था इनका बारे में इनके जिक्र होता है। वरुण के बारे में भी होते हैं, वरुण जो तीसरे वरुण आते हैं, ये भी जो वरुण देवता थे जल और समुद्र के देवता थे, समुद्र के देवता। समुद्र का देवता मीन्स सेंस देखिए, समुद्र जो वर्तमान में समुद्र आप जानते हैं वो समुद्र नहीं। देखिए पहले जो वैदिक काल में समुद्र किसको बोला जाता था, समुद्र जो था वो जो वैदिक काल में जो समुद्र था वो जो जलाशय जमे हुए हैं, जलाशय जो जमा हुआ है यानी जो बर्फ़ का जो आप ग्लेशियर बोलते हैं उसकी बात हो रही है। आज के जो समुद्र यानी सेंस ऑफ सागर है, उस वक्त में सागर हुआ करते थे, ठीक है। ये तो आपके धार्मिक जीवन है। तो हमने वैदिक काल के से रिलेटेड जितने भी उसके आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ, उनका किससे संघर्ष हुआ, उनका सामाजिक जीवन किस प्रकार था, आर्थिक जीवन किस प्रकार था, राजनीतिक जीवन किस प्रकार था और सामाजिक धार्मिक जीवन किस प्रकार था, उनके एक एक पहलुओं को अच्छे से समझ लिया हमने। और जितने भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है हमने एक एक चीज़ें बता दी हैं। तो फ्रेंड प्लीज़ अच्छा लग गया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें ताकि अच्छे से अच्छा हम कंटेंट और भी कोशिश कर सकें आपके लिए बनाने का और मेहनत कर सकें, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय।